स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए. विश्व बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. विश्व आर्थिक मंच, डी. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. विश्व बैंक। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट। हाल ही में विश्व बैंक यानी WB ने अपनी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की। इससे यह पता चलता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 के अंत तक खराब प्रदर्शन कर सकती है, जो 30 वर्षों में GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद की आधे दशक की सर्वाधिक धीमी वृद्धि है। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका गठन वर्ष 2011 में भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था। 2. यह हिंद महासागर के तटीय देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग तथा साझा सुरक्षा लक्ष्यों पर जोर देता है। 3. मॉरिशस इस सम्मेलन में शामिल होने वाला चौथा सदस्य बना, जबकि मालदीव व सेशल्स इसके पर्यवेक्षक देश हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। इसका गठन वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका तथा मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र में सभी तटीय देशों से संबंधित क्षेत्रीय सहयोग तथा साझा सुरक्षा उद्देश्यों को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य संबद्ध क्षेत्र के लिए समुद्री सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया तथा समुद्री खोज एवं बचाव प्राथमिकताएं तय करना है। अतः कथन 2 सही है। गतिविधियों की रोड मैप को बाद में विस्तारित किया, जिसमें मॉरिशस चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुआ तथा बांग्लादेश व सेशल्स ने पर्यवेक्षक देशों के रूप में भाग लिया। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सांडों को वश में करने का एक खेल है जो तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के एक भाग के रूप में प्रचलित है। 2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पशु क्रूरता के आधार पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। 3. इसका उल्लेख प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में मिलता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। जल्लीकट्टू सांडों को वश में करने का एक पारंपरिक खेल है, जिसमें प्रतिभागी सांड के कुबड़ को पकड़कर उस पर लटकने का प्रयास करते हैं, जबकि सांड भागने की कोशिश करता है। यह तमिलनाडु में जनवरी के दूसरे सप्ताह में फसल उत्सव पोंगल के दौरान मनाया जाता है। अतः कथन 1 सही है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और अन्य पशु अधिकार समूहों की एक याचिका के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता के आधार पर 2014 में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि 2017 में तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू को अनुमति देने के लिए एक अध्यादेश पारित किया, जिसे बाद में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। अतः कथन 2 सही नहीं है। जल्लीकट्टू का संदर्भ तमिल साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक शिल्पाधिकारम में वर्णित है, जो संगम काल 300 ईसा पूर्व में लिखा गया था। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वन चाइना पॉलिसी चीन की इस स्थिति की कूटनीतिक स्वीकृति है कि चीन में केवल एक ही सरकार है। 2. भारत के अभी तक ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, क्योंकि वह वन चाइना नीति का पालन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही कथन नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं अब इसके विश्लेषण को। वन चाइना पॉलिसी चीन की इस स्थिति की कूटनीतिक स्वीकृति है कि चीन में केवल एक ही सरकार है। अतः कथन 1 सही है। चीन की वन चाइना पॉलिसी का अर्थ है कि जो देश
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मेनलैंड चाइना से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त करने होंगे। भारत के अभी तक ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है क्योंकि वह वन चाइना नीति का पालन करता है। अतः कथन 2 सही है। वन चाइना नीति का पालन करते हुए भारत के पास राजनयिक कार्यों के लिए ताइपे में एक कार्यालय है। भारत ताइपे एसोसिएशन का नेतृत्व एक वरिष्ठ राजनयिक करता है। ताइवान का नई दिल्ली में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र यानी TECC है। दोनों की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक ऐसा तंत्र है जो घरेलू कार्बन बाजार का पूरक है। 2. ग्रीन क्रेडिट व्यापार योग्य नहीं है और इसे अर्जित करने वाले इन क्रेडिट को प्रस्तावित घरेलू बाजार मंच पर बिक्री के लिए नहीं रख पाएंगे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट का अर्थ है किसी निर्दिष्ट गतिविधि के लिए प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एक एकल इकाई जो पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक ऐसे तंत्र के रूप में है जो घरेलू कार्बन बाजार का पूरक है। अतः कथन 1 सही है। ग्रीन क्रेडिट व्यापार योग्य है और इसे अर्जित करने वाले इन क्रेडिट को प्रस्तावित घरेलू बाजार मंच पर बिक्री के लिए रख सकेंगे। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आंतरिक जल बेस लाइन से भूमि की ओर का जल है जिससे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई निर्धारित होती है। 2. प्रादेशिक समुद्र बेस लाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक विस्तारित होता है। 3. प्रत्येक तटीय राज्य अपने क्षेत्रीय समुद्र से परे तथा उसके निकट एक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ का दावा कर सकता है जो उसकी बेसलाइन से समुद्र की ओर 200 nm तक विस्तारित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चले देखते हैं अब इसके विश्लेषण को। आधार रेखा यानी बेसलाइन से भूमि की ओर यानी लैंडवर्ड साइड का जल जिससे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई निर्धारित होती है आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर्स कहलाता है। अतः कथन 1 सही है। प्रत्येक तटीय राज्य को अपने भूभाग की भांति अपने आंतरिक जल पर भी पूर्ण संप्रभुता प्राप्त होती है। आंतरिक जल के उदाहरणों में खाड़ियां, पत्तन, प्रवेश द्वार, नदियां तथा समुद्र से जुड़ी झीलें शामिल हैं। प्रादेशिक समुद्र बेसलाइन से 12 समुद्री मील यानी NM की दूरी तक विस्तारित होता है। अतः कथन 2 सही है। इसकी संप्रभुता तथा क्षेत्राधिकार तटीय राज्यों के पास होते हैं। इसके क्षेत्राधिकार में हवाई क्षेत्र, समुद्र तल, सीबेड तथा सब सॉइल शामिल है। प्रत्येक तटीय राज्य अपने क्षेत्रीय समुद्र से परे तथा उसके निकट एक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ का दावा कर सकता है जो उसकी बेसलाइन से समुद्र की ओर 200 nm तक विस्तारित है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 3 समान रूप से महत्वपूर्ण आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर आधारित है जिन्हें 12 संकेतकों द्वारा दर्शाया जाता है। 2. यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त सहयोग से तैयार किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चले देखते हैं अब इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI। वैश्विक MPI की भांति भारत के राष्ट्रीय MPI के 3 समान महत्व वाले आयाम हैं जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर शामिल हैं जो 12 संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं। अतः कथन 1 सही है। नीति आयोग MPI के लिए केंद्रक अभिकरण के रूप में बहुआयामी गरीबी का समाधान करने में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की निगरानी हेतु एक स्वदेशी सूचकांक विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसे संस्थागत बनाने के लिए नीति आयोग ने एक अंतर मंत्रालयी MPI समन्वय समिति का गठन किया जिसमें
स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वच्छता, बिजली और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालय तथा विभाग शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 1963 में स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों ने अपने बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना की। 2. अफ्रीकी एकता संगठन द्वारा अपनाई गई लागोस कार्य योजना में अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देकर पश्चिम पर निर्भरता कम करने का प्रस्ताव रखा गया। 3. अफ्रीकी एकता संगठन का अनुवर्ती अफ्रीकी संघ बना, जिसका एक लक्ष्य महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना था। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। तो चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1963 में अफ्रीका के स्वतंत्र राज्यों द्वारा अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य अफ्रीकी राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, अतः कथन 1 सही है। वर्ष 1980 की लागोस कार्य योजना को अफ्रीकी एकता संगठन द्वारा अपनाया गया था। इस योजना में सुझाव दिया गया कि अफ्रीका को अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देकर पश्चिम पर निर्भरता कम करनी चाहिए, अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन को अफ्रीकी संघ द्वारा सफल बनाया गया, जिसका एक लक्ष्य महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना था, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 1968 में अधिनियमित आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी ESMA समुदाय के सामान्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करता है। 2. आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम सरकार को विशिष्ट आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और आपूर्ति को विनियमित करने का अधिकार देता है। 3. आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी ESMA वर्ष 1968 में अधिनियमित आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी ESMA समुदाय के सामान्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करता है, अतः कथन 1 सही है। आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम सरकार को विशिष्ट आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और आपूर्ति को विनियमित करने का अधिकार देता है, अतः कथन 2 सही है। प्रविष्टि संख्या 33 के तहत समवर्ती सूची में सूचीबद्ध आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम अपनी समवर्ती प्रकृति के कारण राज्य और संसद दोनों को सशक्त बनाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अंतिम प्रश्न है, भारत बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत बांग्लादेश के साथ दूसरी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। 2. भारत ने 2011 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी SAFTA के तहत तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री कोटा फ्री पहुंच प्रदान की है। 3. बांग्लादेश और भारत ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने तथा क्षेत्रीय मुद्रा एवं व्यापार को बढ़ाने के लिए रुपया आधारित व्यापार लेन देन शुरू किया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत और बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यह भारत द्वारा अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ साझा की जाने वाली सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत ने वर्ष 2011 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी SAFTA के तहत तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री कोटा फ्री पहुंच प्रदान की है, अतः कथन 2 सही है। जुलाई 2023 में बांग्लादेश और भारत ने रुपए में व्यापारिक लेन देन शुरू किया, जिसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना तथा क्षेत्रीय मुद्रा व व्यापार को मजबूत करना था, अतः कथन 3 सही है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर दृष्टि IAS की तरफ से सभी ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 20 से 50% तक की छूट उपलब्ध है। ये ऑफर केवल 21 से 25 जनवरी तक उपलब्ध है।
इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET पर अमेरिका भारत पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, 5G और 6G बुनियादी ढांचे तथा चंद्रमा अन्वेषण जैसी नागरिक अंतरिक्ष परियोजनाओं पर सहयोग करता है। 2. ICET प्रक्रिया का कार्यान्वयन दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।